A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज को और साइंस एमसीक्यूज के जरिए हम रिवाइज कर रहे हैं साइंस. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक सवाल है, डिटेल सवाल है, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल लिंक. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप चाहते हो मेरे बाकी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, उन सब के पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे. इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है. उसमें आपसे पूछा जा रहा है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में. तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से ये सवाल है. 9th 10th 11th 12th में वही रिपीट होती है, तो 9th 10th की कुछ एनसीईआरटी से सवाल है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है मेंडलीव जो है, जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया. पीरियोडिक टेबल क्या होती है? पीरियोडिक टेबल होती है जितने भी एलिमेंट्स अर्थ पर प्रेजेंट हैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में रखा जाता है और उस टेबल में अलग अलग बताया जाता है कि भाई मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, अल्कली मेटल्स कौन से हैं, इनर्ट गैसेस कौन सी हैं. इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं. मैंने आपको पीरियोडिक टेबल जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ाई, बट उतनी पढ़ाई है जितनी कि आपको आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है. तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है, बार बार क्वेश्चन में भी पढ़ाती हूँ. तो अब इसमें से पूछा जा रहा है कि भाई मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई तो उसने क्या किया? पीरियोडिक टेबल प्रूव टू बी द यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री एज दिस पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट. मेंडलीव जो थे उस टाइम के बहुत ज़्यादा, मैं ये कह सकती हूँ सारे साइंटिस्ट इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खाली गैप्स छोड़ दिए. जितने एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए खाली स्पेसेस छोड़ दिए थे. उनको ये मालूम था कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो फ्यूचरिस्टिक थे काफ़ी ज़्यादा. उनको पता था कि ये जो एलिमेंट है हम फ्यूचर में डिस्कवर करने वाले हैं, वो यहाँ पर जाके फिट हो जाएंगे. तो उन्होंने अपनी जो टेबल दी उसके अंदर खाली स्पेसेस छोड़े. वो खाली स्पेसेस रिप्रेजेंट करते थे फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स को, राइट. तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो मेंडलीव की टेबल के अंदर नहीं था उस टाइम पे, बताएं. तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, सीधा सीधा सवाल है, टेढ़ा नहीं है बिल्कुल भी. तो स्कैंडियम था, गैलियम था, जर्मेनियम था या रूबेडियम था, बताएं. एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया गया कि ये एलिमेंट नहीं प्रेजेंट था, उसमें से सवाल उठाया गया है. तो राइट आंसर इज 4. रूबिडियम जो है इसका राइट आंसर है. तो रूबिडियम जो था उन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़े थे उसको उसने बाद में फिल किया था जब रूबिडियम डिस्कवर हुआ था. रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड. जिस टाइम पे मेंडलीव ने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स है. अब कितने एलिमेंट्स है बताएं, ये आपका होमवर्क भी है. तो पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं क्लास 10 जो है एनसीईआरटी उसका ये सवाल है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है अबाउट द मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी. मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी एक टर्म है जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है. अब ये टर्म हमने कहाँ से पिक किया? ये टर्म हमने पिक किया इसको एनसीईआरटी से. सिमिलरली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस यही सेम जो है टर्म को पिक करके आपसे सवाल पूछ सकते हैं. तो पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी क्या होता है. तो क्या होता है ये? क्या द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेली, क्या ये है? द स्टडी ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए सिंथेसिस है, या द स्टडी ऑफ द स्टडी एंड एनालाइज जेनेटिक हेरिडिटरी मॉलिक्यूलर डिफरेंस इन डीएनए फॉर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या कोई नहीं है इसमें से. नन का स्पेलिंग गलत है तो आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है. बताएं फाइलोजेनी किसको कहते हैं? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी. क्या टर्म को मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जो है, इसको पॉज करके सोच लेना, सही जवाब है इसका स्टेटमेंट नंबर 3, राइट. तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो क्या करती है, फाइलोजेनी दैट एनालाइजेस जेनेटिक हेरिडिटरी मॉलिक्यूलर डिफरेंस प्रिडोमिनेंटली इन डीएनए सीक्वेंसिंग. जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, जो डीएनए की जो हम कोडिंग करते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, जो डीएनए की जो सीक्वेंस होती है उसके अंदर वो चेक करती है जेनेटिक हेरिडिटरी मॉलिक्यूलर डिफरेंस क्या क्या उसमें आ रहा है, टू गेन इन्फॉर्मेशन ऑन ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. देखिए ये सारी जो ब्रांच है ना जिसके बारे में अभी इसमें लिखा हुआ है, जेनेटिक्स जो है वो बहुत ही एडवांस ब्रांच है. मतलब वो छोटे मोटे साइंस की ब्रांच नहीं है, वो एक एडवांस साइंस की ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है. डीएनए का भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं फाइलोजेनी में. और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करने का फ़ायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंजेस आते हैं ओवर द टाइम पीरियड. इवोल्यूशन जैसे जैसे होता है मॉलिक्यूल्स चेंज हुए, जैसे जैसे मॉलिक्यूल चेंज होगा, अगर किसी चीज़ का मॉलिक्यूल ही चेंज कर दोगे आप, एटम से जो मिलके मॉलिक्यूल बना है, तो उस चीज़ का सारा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, राइट. एटमिक लेवल पे अगर चेंज हुआ तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. यस, डू यू अंडरस्टैंड? अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाता है तो हीलियम बन जाता है. एब्सोल्युटली डिफरेंट एलिमेंट, राइट. तो यही है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी ब्रांच. मतलब इतने छोटे से 5 मिनट में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. दिस इज़ अ डिटेल साइंस और आपको ज़रूरत भी नहीं होती बहुत ज़्यादा समझने की. उतना समझ लीजिए जितना कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है. क्लास 10 में पूछा गया था तो इसलिए आपको पता होना चाहिए.
सवाल नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। बहुत आसान सवाल, रट के बैठे होगे आप। कौन सा डिवाइस है जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को एक सर्किट में डिटेक्ट करता है? गैल्वेनोमीटर है, वोल्टमीटर है, एमसीबी है या वॉटमीटर है? बताएं। बहुत आसान सवाल। तो आंसर है इसका गैल्वेनोमीटर। मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। सवाल नंबर 4 अगेन यूपीएससी ने 2015 के एग्जाम में पूछा था। इसमें आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज। जो इंडियन रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है, कौन कौन सी एक्टिविटी में यूज़ किया जा रहा है? ए है असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, बी है लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, सी है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डी, ये डी जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट है डी, टेलीकम्युनिकेशंस ट्रैफिक स्टडीज़। किन सब चीज़ों में जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को यूज़ किया जा रहा है? देखिए इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, उनका डिफ़िकल्टी लेवल बड़ा हाई है ये, ठीक है। अब यूपीएससी की आंसर की में क्या है, उस टाइम पे एग्जाम हॉल में बैठ के आपको नहीं पता चलेगा। असेसमेंट ऑफ ओके, रिमोट सेंसिंग एक सैटेलाइट है, वो क्या क्या कर रहा है? क्रॉप असेसमेंट कर रहा है, ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज को लोकेट कर पा रहा है, येस मिनरल एक्सप्लोर कर पा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रैफिक स्टडीज़ में भी यूज़ हो रहा है या नहीं? तो नहीं हो रहा था उस टाइम पे, यही इसमें से मिसिंग है। तो ए बी सी है, ये यूपीएससी की कह रही थी। तो इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करो? इस तरीके के सवालों को तभी सॉल्व कर सकते हो जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उस टाइम पर, उनके बारे में पढ़ के। जब भी आप किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन हो गया, चलिए इस बार क्या होगा कि वैक्सीन की टेक्नोलॉजी के बारे में आ रही है, तो आप जब वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसके 10-12 पॉइंट्स बना लीजिए अपने, उसको समझ लीजिए कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, टाइप्स क्या क्या है, उतने बना लीजिए। अगर उसमें से सवाल आता है तो आपका लक है, नहीं आता है तो देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट सवाल है तो बाकी लोगों के लिए आसान होगा। नो, सभी के लिए डिफ़िकल्ट है ये सवाल। आपके लिए अगर बहुत डिफ़िकल्ट प्रूव हो रहा है तो इस तरीके के सवालों में उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन की इस वक्त बात कर रही हूँ मैं एक्सक्लूसिवली, तो वो पर्टिकुलर जो साइंस जो है उस चीज़ का, टेक्नोलॉजी है उस चीज़ का, उसके 10-12 पॉइंट्स को आप ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि क्या क्या चीज़ में यूज़ हो रहा है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला सवाल जो है इस सेट का वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये यूपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया सवाल था। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एनएफसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये। इसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ अ कॉन्टैक्ट लेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स। मतलब ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता डिवाइसेस का, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स को यूज़ करती है कम्युनिकेट करने के लिए। सेकेंड बोलता है कि एनएफसी इज डिज़ाइन फॉर यूज बाय डिवाइसेस दैट कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब 1 मीटर दूर जो होंगे डिवाइसेस उसमें भी वो कम्युनिकेट कर पाएगी। और थर्ड बोलता है एनएफसी यूजेस एनक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होंगी वो एनक्रिप्टेड होंगी, राइट। मतलब वही रिसीव करेगा जो उस इन्फॉर्मेशन एनक्रिप्शन का कोड है जिसके पास, राइट। तो ये 3 इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट द एनएफसी टेक्नोलॉजी। तो बताएं इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स का यूज़ किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एनक्रिप्टेड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर ही है, या तो 1 2 3 मार्क किया होगा बहुत सारे लोगों ने, या सिर्फ ए एंड बी। इसके ऑप्शन थोड़े से चेंज हो गए हैं। 1 और 3 का मतलब है ए एंड बी, ए एंड सी ओनली, और 1 2 3 का मतलब है ए बी एंड सी, राइट। तो ये आपको देखना है जो इसमें से ऑप्शंस हैं उसमें से देखिए आप, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो ये कहता है कि अगर 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो तो भी ये कम्युनिकेट कर पाएगा। यहीं पर कैच है, 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे कवर नहीं कर पाता वो। 1 मीटर जितने डिस्टेंस पे कवर नहीं करती है टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेट नहीं करती है, कि तब काम करती है जब बिल्कुल सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस होता है, राइट। तो यही कैच था। 4 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस, उस तक वो कम्युनिकेट करती है। तो ये क्या है? ये सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर और लेस, नॉट मोर। 4 सेंटीमीटर उससे लेस होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर इतना होता तो मतलब इतना सा जो होगा उतने डिस्टेंस पे ये काम करेगी। 1 मीटर डिस्टेंस जो होता है इतने सारे डिस्टेंस पे ये काम नहीं करती है। उस टाइम का चर्चा में रहने वाला ये विषय था, उस टाइम का एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था, इसलिए पूछा गया। अब के इससे आपको देखने को सीखने को ये मिलता है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस उस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे जो इस टाइम पर अब इम्पॉर्टेंट है।
सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत मज़ा आया होगा और आपकी काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी। इसी तरह से आप ये क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। आपको एक बहुत ही जल्दी एक कंपाइलेशन भी देने जा रही हूँ, पिछले साल की कितनी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है थी, जो कि आपके एग्ज़ाम का पार्ट हो सकती हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम्स का। सो आई एम जस्ट कंपाइलिंग दैट लेक्चर और मैं आपको बहुत ही जल्दी वो देने वाली हूँ लेक्चर, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बेसिकली वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके बारे में समझना है उसको, उसी के कुछ स्टेटमेंट्स आपको हो सकते हैं। यूपीएससी डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा रेज करके पूछती है, स्टेट पीसीएस जो है वो इतना डिफिकल्टी लेवल रेज नहीं करते, वो ऑलमोस्ट सिंपल लेते हैं, बट यूपीएससी सिंस इट इज़ द हाईएस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री तो वो आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देगी, राइट। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपकी ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी सब्जेक्ट के बारे में। सो थैंक यू सो मच। देखते रहिए लेक्चर्स को, और अगर आपको पसंद आते हैं लेक्चर्स तो अपने बाकी लोगों को के साथ शेयर भी करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।